नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स मैजिक पे। तो दोस्तों चलते हैं हम लोग एक्सपेक्टेड पेपर 8 की तरफ देखेंगे। 7 क्लास ऑलरेडी आप लोग का हो चुका है। बिल्कुल इजी पे हम लोग सेशन करते हैं जो कि आपके ग्रुप डी और एनटीपीसी यूजी और जो आगामी आने वाले जो आपके एग्जामिनेशन है उसके लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो सीधा हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। मेरे दोस्त सेशन आप लोग ज्वाइन हो गए हैं तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और जितने भी न्यू फ्रेंड्स है उसके पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। बिल्कुल ईजी वे क्विकली सॉल्व के साथ सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग जुड़ जाइएगा। चलते हैं सीधे नंबर प्रश्न 1 की तरफ बिना कुछ विलंब किए। रिसेंटली जो एग्जाम चल रहा है मेरे दोस्त, आरआरबी ग्रुप डी का आपका चल रहा है। एनटीपीसी यूजी होना बाकी है, 12 दिसंबर से इसका एग्जाम भी जारी है। एक्सपेक्टेड पेपर 8 हम लोग देखेंगे। ठीक है, इससे प्रश्न हो सकता है मेरे दोस्त 2-3 प्रश्न यूं ही आप लोग के एग्जाम में देखने को मिले। जितने प्रश्न लाए हैं मेरे दोस्त सब एनालिसिस के साथ लाएंगे, जो बार बार रिपीटेड आरआरबी के द्वारा किए जाते हैं, यानी कि आपके टीसीएस के द्वारा किए जाते हैं, वो प्रश्न को हम लेके आप लोग के सामने उपस्थित हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग प्रश्न का उत्तर कीजिएगा और कितने प्रश्न सही हुए, राइट हुए, आप लोग लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं सीधे प्रश्न की तरफ। पहले 46, 64, 87, 41, 58, 77 ये संख्याएं दिया गया है, इसकी माध्यका ज्ञात कीजिए। ठीक है, और आंकड़े में जो है बोला गया है कि 92 को फिर से 99 में बदल दिया गया, 41 को 43 से प्रतिस्थापित यानी कि बदल दिया गया है। तो नई माध्यका क्या होगा, पुरानी माध्यका और नई माध्यका के बीच का अंतर क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे पास पुराने माध्यका निकालना पड़ेगा, फिर से न्यू माध्यका निकालना पड़ेगा, फिर इसका अंतर ज्ञात करना पड़ेगा। तो माध्यका आप कैसे निकालते हैं? अरे मेरे भाई, माध्यका आप कैसे निकालते हैं? माध्यका आप यूं ही तो निकालते हैं ना। तो माध्यका क्या, सबसे पहले आरोही क्रम में संख्याओं को सजाओ। आरोही क्रम में सजाने के बाद जो बीच वाली संख्या है वही आपका संख्या होगा। तो आरोही क्रम में सजाने नहीं जाएंगे, आप जानते हैं समय कितना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले संख्याओं को काउंटिंग कर लेते हैं, कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी टोटल 11 संख्याएं हैं। 5 इधर से हो सकते हैं, 5 इधर से हो सकते हैं। बीच में जो छठा संख्या होगा मेरे दोस्त, बीच में जो छठा संख्या होगा यही आपका माध्यका होगा। समझ गए? पहले तो आरोही क्रम में आप लोग सजाइए, इसके बाद जो छठा नंबर जो होगा वही आपका माध्यका होगा। ठीक है, इतना बात समझ गए? तो छठा से इसमें अंक, छठा आरोही क्रम में छठवां अंक कौन सा है ये आपको बताना है। तो यहाँ से यदि हम काउंटिंग करें मेरे दोस्त, सबसे छोटा तो 33 हो जाएगा, 1 2 35 हो जाएगा, 35 चला जाएगा तो क्या बचेगा, 41, 3 ये चला गया। इसके जाने के बाद क्या बचेगा, 4 ये चला गया, 5 ये चला गया। छठा आपके पास क्या आया, आपके पास छठा 51 आया, यानी कि पुराना वाला जो माध्यका होगा क्या होगा आपके पास मेरे दोस्त, 58 होगा। समझ गए? यानी कि ये पुराना माध्यका होगा, ये पुराना माध्यका होगा। पुराना माध्यका क्या होगा आप लोग के सामने आ गया, 58 आ गया। अब बोला जा रहा है कि ये संख्या को प्रतिस्थापित करना है आपको। तो क्या ये संख्या प्रतिस्थापित करने करने के बाद 6 अंक तक कोई संख्या का बिगड़ने वाला है, कुछ होने वाला है, ये हम देख लेंगे। ठीक है, तो 92 तो सबसे बड़ा था, इसको 99 से कन्वर्ट कर दिया, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है क्योंकि हमको बीच वाली संख्या चाहिए। तो ये तो आपका चले गया। फिर 41 क्या 58 से छोटा है या खुद 58 है? नहीं, 41 तो 58 से छोटा है, यानी 41 को 43 में कन्वर्ट कीजिएगा तब पर भी 58 से छोटा आएगा, यानी कि माध्यका न्यू वाला भी 58 ही आएगा। तो यानी दोनों का अंतर आप लोग के सामने 0 आ जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको पेन उठाने की भी आवश्यकता नहीं था, आप डायरेक्टली इजी पे कर सकते थे। ठीक है, पहले पुराना माध्यका आपको निकालना होता है, जिस प्रकार हम निकाले यहाँ से, इसको लिखना नहीं है अंक मेरे दोस्त। आरोही क्रम में बोले तो आपको ये नहीं कि आप पेन उठा के लिखना स्टार्टिंग कर दें। ठीक है, समय थोड़ा थोड़ा बचा के आपका कीमती समय बचेगा। तो यहाँ से हम पहले पुराना ले लिए, तो न्यू वाला जो हम चेंज किए, ये जो बोल रहे थे 41 को प्रतिस्थापित कर रहे हैं हम, क्या इसको चेंज करने के बाद 58 में कोई फर्क पड़ रहा है? जी बिल्कुल नहीं पड़ रहा है। तो यानी माध्यका आपका भी वही होगा और अंतर कीजिएगा तो ये 0 के बराबर आ जाएगा। समझ गए आप लोग? ये ग्रुप डी में 2022 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, समझ गए? चलते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की तरफ। दूसरे नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है कि सपना ने 20,400 साधारण ब्याज पर निवेश किए, आंशिक रूप से 14% प्रति ब्याज की दर से और आंशिक रूप से 11% प्रति ब्याज की दर से। यदि 9 वर्षों के बाद दोनों निवेशों में समान ब्याज अर्जित करते हो तो 14% से जो धन इन्वेस्ट किया होगा इसकी राशि कितना होगा ये आपको बताना। ठीक है, तो सपना ने 2 धन लगाया था। अब मान लेते हैं पहला धन ए लगाया होगा तो दूसरा धन बी लगाया होगा। यानी बोला जा रहा था कि इसमें जो धन 2 प्रकार के लगाया है ना, एक को तो 14% पे लगाया, दूसरा 11% पे लगाया। टाइम दोनों का सेम है और ब्याज समान है। जब ब्याज समान है तो कहीं ना कहीं साधारण ब्याज लग रहा है मेरे दोस्त। तो साधारण ब्याज, पहला जो धन लगाया होगा इसका साधारण ब्याज क्या हो जाएगा? तो साधारण ब्याज आप जानते हैं रेट और टाइम का गुणनफल होता है। तो पहले 14% की दर से लगाया होगा, कितने साल के लिए लगाया होगा? 9 साल के लगाया होगा। तो क्या ये ब्याज, ये तो ब्याज निकला ना, सिंपल इंटरेस्ट, क्या ये ब्याज दूसरा जो धन लगाया इसके ब्याज के बराबर होगा? जी हाँ, 100%, क्योंकि साफ साफ बोल रहा है समान ब्याज अर्जित करती है। तो यहाँ से भी 9 साल हो जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ से बराबर में इस ये चला जाएगा, परसेंटेज परसेंटेज चला जाएगा, तो क्या मैं बता सकता हूँ कि 14 बराबर 11 हो जाएगा। यदि आप इसको रेशियो में कन्वर्ट करते हैं मेरे दोस्त, ए और बी रेशियो में कन्वर्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं 11-14 के अनुपात में आ जाएगा आपका। आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? यानी 11 और 14 के अनुपात में तो आपका ब्याज आ जाएगा। ठीक है। तो यही आपका तो टोटल, इसी के तो धन पे बांटना है आपको टोटल 20,400। अरे भाई, इसी के तो धन पे आपको टोटल बांटना है 20,400। बांटना है या नहीं बांटना है? बांटना है ना? समझ गए? यानी कि इसी के आधार पे आपको बांटना है। तो ये आपका क्या निकला? रेशियो ए रेशियो बी, टोटल रेशियो का कितना योग हो गया? 25x। 25x का वैल्यू किसके बराबर दिया गया है आप लोग को सामने? तो 20,400 के बराबर। तो क्या x का वैल्यू यहाँ से निकल सकता है? जी 100% निकल सकता है। तो यदि इसको 5 से कटाइएगा तो 5 चौके 20, 5 अठे 40। ठीक है। तो यहाँ से इसको भी 5 से जाना पड़ेगा, 5 अठे 40, 5 एका 5, यानी कितना आपके पास संख्या आया? 5 अठे 40, 5 एका 5, 5 छक्के 30, माफ कीजिएगा 816 आपके पास एक्स का वैल्यू आ गया। तो एक्स का वैल्यू आपके पास 816 आ गया मेरे दोस्त। तो क्या बोला जा रहा है? 14% की दर पे जो लगाए थे, 14% दर पे कौन धन लगाए थे? अरे ए ही तो लगाए थे। तो ए का कितना रेशियो है? 11। तो एक्स का वैल्यू 11 है, तो 11 एक्स का वैल्यू क्या होगा आपको यहाँ से बताना है। तो आप इजी वे देख सकते हैं कि कोई भी संख्याओं का गुणा करने के बाद इकाई डिजिट पे 6 ही होगा। इकाई डिजिट पे 6 ही होगा। ऑप्शन में इकाई डिजिट पे 6 एक ही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, राइट आंसर। समझ गए? चलते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। इसमें कुछ नहीं करना था मेरे दोस्त, इसमें साफ साफ वही बोला जा रहा था ना कि ब्याज बराबर। तो हमने भी तो वही दिया, सिंपल इंटरेस्ट जानते हैं, रेट और टाइम का गुणनफल होता है, तो दोनों का ब्याज बराबर करते, ब्याज का बराबर करने के बाद ये दोनों का रेशियो आ गया मेरे पास, बस इसी में धन को बांट देना था आपका। कुछ नहीं था, सिंपल था। ठीक है, चलते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। यदि x प्लस वाई प्लस जेड जीरो है, तो एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू 36 दिया गया है, तो इसका वैल्यू आपको ज्ञात करना है क्या होगा। ठीक है। तो सबसे पहले x प्लस वाई प्लस जेड का तो आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए, बहुत ही बेसिक फार्मूला है मेरे दोस्त। क्या हो जाता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अरे यही फार्मूला होता है ना। ठीक है। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू क्या दिया गया था? 0। एक्स वाई प्लस जेड वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू आप लोग के सामने क्या दिया गया था? 36। तो इसको 36 यहाँ पे लिख लीजिए। 2 और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एस एक्स जेड को हम एक्स मान लेते हैं इसको। ठीक है। इसके जगह पर हम इसको एक्स मान ही सकते हैं, लिखने के बजाय हम एक्स मान लेते हैं। तो यहाँ से 2x बराबर के इस पार जाएगा तो -36 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? -18 हो जाएगा। तो x आप किसका वैल्यू माने थे? इसी का तो वैल्यू माने थे, तो इसी का तो मान पूछ रहा है आपसे, तो क्या -18 इज राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। ये नहीं कि हड़बड़ में इसको करके इसमें 2 से 18 18 टिक लगा दीजिएगा। ठीक है, ऐसा कभी नहीं कीजिएगा। आप जो भी होगा चिन्ह सब यहाँ पे देख लीजिएगा कि बराबर के इस पार जाएगा तो ये माइनस में चिन्ह में परिवर्तन हो जाएगा, तो ये -18 ही होगा। ठीक है। चलते हैं चौथे नंबर प्रश्न की तरफ। चौथा नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है कि एक मैदान एक समकोण त्रिभुज के रूप में है, इसका क्षेत्रफल दिया गया है और इसका लंबाई भी दिया गया है, आधार की लंबाई दिया गया है, तो आपको बताना है कि ऊंचाई क्या होगा इसका। तो समकोण त्रिभुज कहीं ना कहीं इस रूप में होंगे। ठीक है, समकोण त्रिभुज हो गया। इसका एरिया क्या दिया गया था मेरे दोस्त? तो इसका एरिया क्या दिया गया था? एरिया जानते हैं आप, 25,000 दिया गया था। इसका आधार की लंबाई कितनी है? 500 मीटर है, यानी कि ये 500 मीटर है। तो ऊंचाई ये आपसे एक्स पूछा जा रहा है, ये क्या होगा? तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आप कैसे निकालते हैं? अरे एरिया कैसे निकालते हैं? यही तो हाफ गुना आधार। आधार कितना है? 500, और ऊंचाई को क्या मानते हैं? एक्स। यही तो एरिया होगा। एरिया बराबर क्या 25,000 के बराबर हो जाएगा? जी हाँ, 100% 25,000 के बराबर होगा। तो यहाँ से आप कीजिएगा मेरे दोस्त, 2 से 2 जीरो चला गया, 5 से ये 50 चला जाएगा, तो x बराबर क्या वैल्यू आ जाएगा आपके पास? 100 आ जाएगा। तो यानी कि समकोण त्रिभुज का जिसका क्षेत्रफल 25,000 था मेरे दोस्त, आधार 500 था, तो उसका ऊंचाई 100 होगा। 100 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। समझ गए? ठीक है, बड़ा बेसिक सवाल था, इसमें कोई झंझट वाली सवाल नहीं था। ठीक है। चलते हैं 5वां नंबर प्रश्न की ओर। 5वां नंबर प्रश्न को देखिएगा, ये भी प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, ये एनटीपीसी यूजी में पूछा गया है मेरे दोस्त। अति महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है आपके एग्जाम्स में, आने वाले एग्जाम्स में पूछा जा सके। ठीक है। तो इस प्रश्न को ज्ञात करने के लिए या तो आप वैल्यू मेथड से भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि ए का मान भी रख सकते हैं, कोई भी मान रख सकते हैं, 30 डिग्री, 45 डिग्री या 90 डिग्री, फिर इसको सेटिस्फाई करना होगा। ठीक है। तो ये हम ये नहीं करेंगे, इसको हम बेसिक से बनाएंगे। तो आप एक फार्मूला जानते होंगे मेरे दोस्त कि 1 + tan स्क्वायर थीटा जो हो जाएगा ना, 1 + tan स्क्वायर थीटा जो हो जाता है वो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ठीक है। तो यदि हम इसको यहाँ पे परिवर्तन करते हैं तो 1 - सेक स्क्वायर थीटा जो हो जाएगा
माइनस टेन स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। इतना सहमत हैं आप लोग? अरे इस बात पे सहमत हैं? ठीक है, चलते हैं। तो 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? तो साफ साफ बोला गया 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस टेन स्क्वायर ए, थीटा नहीं ए है वैल्यू, ए मानते हैं। नीचे क्या दिया गया है? साइन स्क्वायर ए अब गुना कॉस स्क्वायर ए, यही दिया गया है ना? ठीक है, समझ गए? तो यानी कि माइनस टेन स्क्वायर ए, टेन थीटा क्या हो जाता है मेरे दोस्त? अरे टेन थीटा क्या हो जाता है? यही तो होता है साइन थीटा कॉस थीटा। तो यानी टेन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा बेटे कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1 बेटे साइन स्क्वायर थीटा और गुना कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, चिन्ह आप लोग देख लीजिएगा मेरे दोस्त, माइनस में तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसका वैल्यू -1 के बराबर आ जाएगा। तो यही आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। समझ गए? ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। इसको चाहे आप जिस विधि से बनाए, हालांकि ये फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। यदि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो ये फार्मूला आपको ध्यान में रहना चाहिए, बहुत ही बेसिक फार्मूला है ये। समझ गए आप लोग? ठीक है, चलें छठे नंबर प्रश्न की ओर। चलते हैं छठे नंबर प्रश्न की ओर। छठा नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है, मान लीजिए कि आर वो सबसे बड़ी संख्या है जिससे 41, 71 और 91 को भाग देने पर समान शेष बचता है। ठीक है, तो आर और 45 का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा, ये आपको बताना है। आर कोई भी बड़ी संख्या हो सकता है। यदि यही बड़ी संख्या से, ये बड़ी संख्या आर हो सकता है, ये बड़ी संख्या से जब 41 को भाग दीजिएगा, 71 को भाग दीजिएगा, 91 को भाग दीजिएगा ना कहीं बोल रहा है शेषफल समान बच रहा है। जो एक शेषफल बचेगा सब में बराबर शेषफल बचेगा। तो वही बोल रहा है कि वो जो बड़ी संख्या थी, बड़ी संख्या और 45 का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। तो लघुत्तम समावर्तक क्या होता है? वो बड़ी से बड़ी संख्या, वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो आर यानी ये बड़ी बड़ी संख्या और 45 से पूरी तरह विभाज्य लग जाए। ठीक है, यानी 4 ऑप्शन में ये एलसीएम भी दिए होंगे, इसमें तो कहीं कोई शक नहीं है कि एलसीएम दिए होंगे। एलसीएम खोज रहा है तो एलसीएम दिए होंगे, यानी कि इस एलसीएम के जगह पर वो संख्या आ जाएगा जो आर से भी विभाजित हो जाए और 45 से भी विभाजित हो जाए। ठीक है, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या ये 10 हो सकता है क्या? अरे क्या ये 10 हो सकता है क्या? 10 कभी भी 45 से विभाज्य होगा? कभी नहीं होगा। क्या 75 45 से विभाज्य होगा? कभी नहीं होगा। दो ऑप्शन आपका यही चला गया। यहाँ से आपका ये निकला निष्कर्ष मेरे दोस्त कि हो सकता है 45 हो सकता है, क्योंकि 45 45 से विभाज्य है। हो सकता है ये 90 हो सकता है। ठीक है, यानी 45 और 90 कोनों में एक हो सकता है। तो हम मान लिए सपोज डेट एक सेकंड के लिए कि हाँ इसका एलसीएम 45 होगा। तो यदि इसका एलसीएम 45 होगा तो ये तो 45 से जा रहा है, यानी कि आर के जगह पे वो बड़ी संख्या ढूंढना है जो 45 को काटे। तो यानी ये हो सकता है यहाँ पे 9 होगा, ये हो सकता है 3 भी हो यहाँ पे, लेकिन बड़ी संख्या देखना है ना, आर सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या हम देख लिए, यानी कि 9 एक बड़ी संख्या आप यहाँ पे मान सकते हैं। 9 और 45 का एलसीएम 45 आ जाएगा, यानी 9 वो बड़ी संख्या है। तो क्या 41 और 71 और 91 को भाग देने पर समान शेष बचता है? यदि 9 से 41 को भाग करें तो शेषफल कितना बचेगा? 5। 71 को भाग करिए, क्या शेषफल 5 बचेगा? जी नहीं, 5 नहीं बचेगा, यानी कि ये आपका नहीं हो सकता। ये बड़ी संख्या तो हो ही नहीं सकता, यानी यहाँ से पता चल गया मेरे दोस्त ये 45 नहीं हो सकता। तो एक ही ऑप्शन बचा, 2 इज राइट आंसर। हालांकि कैसे हो जाएगा 2 इज राइट आंसर, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो मान लिया यहाँ पे एलसीएम कितना है? 90। तो एलसीएम 90 है तो इसके जगह पे क्या आना चाहिए? अरे दो संख्याओं का एलसीएम 90 है तो आर से भी तो विभाजित होनी चाहिए। हो सकता है यहाँ पे 10 हो, समझ गए? यहाँ 5 नहीं रख सकते हैं, 5 रखिएगा तो 45 हो जाएगा, क्योंकि 5 से 45 विभाज्य हो सकता है। सबसे बड़ी संख्या जो यहाँ रखना होगा आपको 10 रखना होगा। ठीक है, तो 10 और 45 का तो एलसीएम आपका 90 आ जाएगा। तो क्या 10 से विभाज्य करने पर 41, 71 और 91 का क्या शेषफल समान बच रहा है? तो जी हाँ, 10 से यदि 41 से विभाज्य कीजिएगा तो शेषफल 1, 71 को विभाज्य कीजिएगा शेषफल 1, 90 को विभाज्य कीजिएगा तो शेषफल 1, यानी कि सेटिस्फाई हो गया आपका। राइट जो आंसर होगा वो 2 ही होगा। समझ गए? तो बिल्कुल थोड़ा सा कॉमन सेंस, हर समय पेन उठाने की आवश्यकता नहीं होता है मेरे दोस्त। समझ गए? और उठाना भी नहीं है हर समय पेन। यहाँ से तो 2 ऑप्शन तो आप लोग छांट चुके थे। ऐसे एलसीएम तो वही होगा जो 45 से भाग लगे, ये नहीं होगा। ये दोनों में होगा, यदि हम 45 रखते तो बड़ी संख्या, यहाँ पे 9 आ रहा है, लेकिन 9 से भाग देने पर शेषफल अलग अलग आ रहा है। तो यानी जो 100% उत्तर होगा वो 90 ही होगा। समझ गए आप लोग? ठीक है, चलते हैं 7वां नंबर प्रश्न की। 7वां नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये आपको बताना है। ये भर भर के प्रश्न ग्रुप डी में पूछे जा रहे थे, ये हो सकता है आपके आगामी आने वाले एग्जाम्स में भी पूछे जाए। ठीक है, तो इस सब सवाल को आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि ये सवाल रेयर 1-2 सवाल दिया जाता है जिसमें कि 4 ऑप्शन आपको प्रश्न दिए जाएंगे, उससे 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें बोलेंगे कौन सत्य है कौन सत्य नहीं।
तो इसमें आपसे पूछा गया है कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि आपको ये बताना है कि जो प्रश्न गलत है उत्तर वो आपको टिक लगाना है। तो सबसे पहले की ओर चलते हैं। सबसे पहला क्या बोला गया है कि केवल 4 एक अंक की संख्याएं अभाज्य है। क्या केवल 4 ही वो संख्याएं हैं, एक अंक की संख्याएं जो अभाज्य संख्या है? तो हम देख लेते हैं अभाज्य संख्याएं एक अंक की संख्या कौन कौन से हो सकता है? 2, 3, 5, 7। क्या इसके पार जाएगा? क्या इसके पार यदि 11 लेते हैं मेरे दोस्त तो ये 2 अंक की संख्या हो जाएगा, यानी कि ये नहीं होगा। तो यानी कि हाँ, ये सेटिस्फाई है, ये 100% सही है कि केवल 4 एक अंक की संख्या अभाज्य संख्या होता है, यानी कि वो 2, 3, 5, 7 है। जो रियलिटी है ये सत्य है, लेकिन आपको गलत पहचानना है। दूसरा नंबर चलते हैं। तो बोला जाए अपरिमित रूप से अनेक अभाज्य संख्याएं होती है। जी हाँ, 100%। 2 नंबर भी सत्य है, 1 नंबर भी सत्य है, 2 नंबर भी सत्य है, बहुत अनेकों अभाज्य संख्या हो सकती है। तीसरे नंबर पर चलते हैं मेरे दोस्त ऑप्शन की तरफ। एक अभाज्य संख्याएं केवल 2 गुणनखंड होते हैं। तो तीसरा नंबर जी हाँ 100% सही है, यानी कि एक अभाज्य संख्या है, इसमें 2 ही गुणनखंड हो सकता है। जी हाँ, 2 ही गुणनखंड हो सकता है, एक एक और एक स्वयं। जैसे मान के चलिए ये 7, ये तो अभाज्य संख्याएं है ना, तो इसका 2 ही गुणनखंड हो सकता है, या तो 1 हो सकता है या 7 हो सकता है। अरे अभाज्य संख्या परिभाषा तो आप लोग जानते हैं ना, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? आप उसे कहते हैं जो एक और स्वयं से विभाजित होती है, उसे तो ही आप अभाज्य संख्याएं बोलते हैं या नहीं? यानी कि 3 नंबर भी सत्य है कि कोई भी अभाज्य संख्या में, दुनिया में कोई भी अभाज्य संख्या आप उठा लीजिए, वो 2 ही से विभाजित होगा, एक और स्वयं से। ठीक है, तो 3 तक तो ठीक है। एक ऑप्शन बचा तो इसको आप यूं ही तरह जा सकते थे ना, तो राइट आंसर 4 हो जाएगा। तो इसको हम देख लेते हैं, सभी अभाज्य संख्याएं क्या विषम संख्याएं होती है? क्या सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्या होती है? चौथा नंबर जी नहीं, गलत। कैसे? 2, ये तो सम संख्याएं हैं, ये तो सम संख्याएं है ना 2, लेकिन तब पर भी ये अभाज्य संख्याएं हैं, यानी कि चौथा नंबर जो ऑप्शन बोल रहा है मेरे दोस्त, ये 100% आपका गलत है। ठीक है, तो इसीलिए राइट आंसर 4 के साथ चलेगा। क्यों वो चला जाएगा? क्योंकि बोल रहा था सत्य नहीं है। कौन सा कथन गलत है? तो चौथा नंबर कथन गलत है। ठीक है, समझ गए? तो ये सब प्रकार प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, इसको आप एक मद्देनजर रखते हुए चलिएगा। ठीक है, चलते हैं 8वां नंबर प्रश्न की ओर। 8वां नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है जिससे 2,17,800 को गुना किया जाए तो गुणनफल एक पूर्ण वर्ग? ये संख्याएं दिया गया है, आपसे बोला गया है कि इसमें किस अंक से आपको गुना करना पड़ेगा जो ये एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो सबसे पहले इसका गुणनखंड निकालना होगा। गुणनखंड क्या निकले, कौन ये संख्या विभाजित है? क्या 11 से विभाजित है? देख लेते हैं। तो 11, 11 एक 11, 11 नंबर 99, 11 अठे 88। जी हाँ, ये विभाजित है। और इसको कैसे तोड़ सकते हैं? तो 11, क्या ये भी संख्या 11 से विभाज्य है? तो जी हाँ, 11 से विभाज्य हो सकता है। 11 का 11, 11 अठे 88, 00। ठीक है, तो क्या ये 1800 भी विभाज्य होगा किसी से? देख लेते हैं। 11 11, जी हाँ, तो वो संख्या यानी कि 900 गुना 2 करेंगे तो 1800 आएगा। तो आपसे पूछा गया पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग मतलब 2 में 1, यानी कि ये 11 11, ये तो 2 में 1 हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, 30 ये किसका स्क्वायर है? 30 गुना 30 का, यानी 2 में 1 ये निकल जाएगा, यानी 2 जो बचा है ये सिंगल बचा है। यदि इस जगह हम यहाँ 2 और होता है तो ये पूर्ण वर्ग हो जाता है। ये इतना सेटिस्फाई है कि नहीं? ठीक है, क्योंकि 2 11 है ना, तो ये तो पूर्ण वर्ग है, ये भी पूर्ण वर्ग है, यानी कि यहाँ सिंगल 2 है। यदि इस जगह 2 और आ जाता तो यहाँ, यदि मान के चलिए इस जगह 2 है, यहाँ पे 3 संख्याएं आता, तो यानी कि अगले 3 ही संख्याएं होगा जो गुना करने पे पूर्ण वर्ग आएगा। ठीक है, तो यानी कि अकेला 2 बच गया, यानी कि 2 ही वो संख्याएं होगा। यदि 2 से गुना कीजिएगा 4, 4 तो पूर्ण वर्ग है ना, तो यानी कि 2 ही वो संख्याएं हो सकता है, यानी राइट आंसर। तो यानी 2 से गुना करने पर ये पूरी तरह पूर्ण संख्याएं बन जाएगा। समझ गए? ठीक है, चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। 9 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है मोनू और सोनू की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 5 वर्ष पहले मोनू की आयु और 5 वर्ष बाद सोनू की आयु का अनुपात 2:5 है। तो मोनू की वर्तमान आयु क्या है ये आपको बताना है। समझ गए? तो यानी ये प्रश्न को आप 2 विधि से भी बना सकते हैं, या तो आप मेथड से बना सकते हैं या आप ऑप्शन से जा सकते हैं। तो पहले हम ऑप्शन से चलेंगे, इसके बाद आपको मेथड से बता देंगे इसको। ठीक है, तो ऑप्शन से कैसे इस प्रश्न को सॉल्व किया जाएगा? मोनू और सोनू का अनुपात क्या था पहले? 3x to 4x। ठीक है, तो बोला जा रहा था कि 5 वर्ष पहले मोनू की आयु, 5 वर्ष बाद सोनू की आयु, अनुपात दिया गया। मोनू की वर्तमान आयु क्या है? तो 1 सेकंड के लिए मान लेते हैं मोनू की वर्तमान आयु ऑप्शन नंबर 1 में है 20, तो हम मान लेते हैं 20 साल। तो यदि मोनू की आयु 20 साल होगा, यदि मोनू की आयु 20 साल होगा, 3 का वैल्यू 20 दिया गया, 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 6 पूर्णांक 2/3, यानी इसका क्या हो जाएगा? तो यानी आप बोल सकते हैं 20/3 गुना 4, यानी इसका यही हो सकता है ना। तो क्या इसमें मोनू का 5 साल पहले, मोनू को 5 साल पहले कीजिए, 5 साल पहले कीजिएगा 15,
अब 5 साल बाद सोनू की आयु का अनुपात, यानी 5 साल बाद इसमें 5 आपको ऐड करना पड़ेगा। तो 5 साल ऐड करने के बाद यानी कि 80/3 प्लस 5 साल के ऐड करने के बाद जो इसका रेशियो आएगा मेरे दोस्त, जो इसका 5 या 15 हो जाएगा ना, 95/3, यानी जो इसका रेशियो आ जाएगा, हम 3 से गुना कर लेते हैं दोनों साइड, यानी जो रेशियो आएगा, क्या ये 2:5 के अनुपात में रेशियो आ रहा है यहाँ पे, हम ये देखेंगे। तो 5 या 15, ये हो जाएगा 19, यानी 9:19 आ गया। जी नहीं, ये तो 2:5 के अनुपात में आ ही नहीं रहा है, यानी कि ये ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। ठीक है, ऑप्शन से जब भी प्रश्न बनाइएगा तो आपको आपके लिए एक प्रूव्ड करना पड़ेगा मेरे दोस्त, सेटिस्फाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे ऑप्शन की तरफ। मान लिए 15 एज है, किसका किसका एज है, मोनू का वर्तमान आयु 15 साल है। तो यदि मोनू का वर्तमान आयु 15 साल है तो इसका सोनू का क्या हो जाएगा उम्र, यानी 3x का वैल्यू 15 है तो x का वैल्यू 5 और 4 का वैल्यू 5 और 20, यानी 20 साल हो जाएगा इसका। 15 साल इसका होगा तो 20 साल इसका हो जाएगा, समझ गए। तो अब बोला जा रहा था कि 5 साल पहले मोनू की आयु, 5 साल पहले मोनू की आयु क्या होगा, 10, और 5 वर्ष बाद सोनू की आयु, 5 वर्ष बाद सोनू की आयु क्या हो जाएगा, 25। क्या इसका रेशियो 2:5 है, जी 100%, 5 दूनी 10, 5 बचे 25, यानी कि ये सेटिस्फाई हो रहा है, यानी उत्तर आप लोग के साथ 2 के साथ चले जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। ये तो आप गए ऑप्शन। ठीक है, ये तो आप बना लिए ऑप्शन से। अब मेथड से कैसे बनाइएगा, आप मेथड से देख लेते हैं एक बार। तो यानी वर्तमान आयु का दिया गया था कितना, 3x इंटू 4x। ठीक है, किसका किसका, मोनू और सोनू का, समझ गए यहाँ तक। बोला जा रहा था 5 वर्ष पहले मोनू की आयु कहीं ना कहीं वर्तमान आयु में 5 साल माइनस होगा, और 5 साल बाद सोनू की आयु कहीं ना कहीं वर्तमान आयु में 5 साल प्लस होगा। जब इसको माइनस प्लस कीजिएगा तो अनुपात 2:5 के अनुपात के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जब इसको सॉल्व कीजिएगा मेरे दोस्त, तो 5×15x माइनस 25 बराबर 4×2 8x प्लस 10। ठीक है, यहाँ से चले जाएगा 7x, 25 उधर प्लस चले जाएगा तो 35 हो जाएगा। तो x का वैल्यू यहाँ से आप लोग के सामने 5 निकल के चले आया। तो x का वैल्यू 5 निकला, किसका खोज रहा है, मोनू का खोज रहा है। मोनू क्या है, मोनू का वर्तमान आयु 3 ही x है ना, तो x का वैल्यू 5 है, यानी कि 15 साल मोनू की आयु हो जाएगा। तो यहाँ से उत्तर 15 के साथ चले जाएगा। ठीक है, तो आप जिस विधि से बनाए उस विधि से बन सकता है। हालांकि इस विधि से बनाने के लिए थोड़ा सा आपको कैलकुलेटिव करना पड़ेगा, लेकिन इस विधि को अप्लाई करते हैं मेरे दोस्तों, कितनों भी जटिल आपका प्रश्न होगा वो 2 सेकंड में उत्तर आप लोगों के सामने चले आएगा। ठीक है, समझ गए। ऑप्शन से विधि बनाने में एक कला है मेरे दोस्त, सबसे ये नहीं हो पाता है, याद रहे। ठीक है, चलते हैं 10वां नंबर प्रश्न की ओर। 10वां नंबर प्रश्न में बोला जाए, एक वस्तु का अंकित मूल्य दिया गया है आप लोग के सामने, दिया गया है ना, एक वस्तु का अंकित मूल्य दिया गया है 7200 रुपये। 9% और 15% की इस पे दो छूट दिया जाता है, छूट का पेशकश किया जाता है कि यानी 9 और 2% क्रमागत छूट दिया जाता है। तो वस्तु का फाइनली विक्रय मूल्य क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, तो यदि आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो सबसे पहले 7200 का 9% छूट देना होगा, इसके बाद जो संख्या बचेगा फिर इसका 15% छूट देना होगा। इतना हम लोग झमेला नहीं पालेंगे। 9% और 15% तो क्रमिक छूट का एकल छूट हम लोग निकाल लेते हैं। एकल छूट हम लोग निकाल लेते हैं। तो एकल छूट कैसे निकालते हैं, सबसे पहले दोनों संख्याओं को जोड़िए, कितना हो गया 24, फिर माइनस आपको करना है, हमेशा करना, क्योंकि एकल छूट में यही आपका नियम फॉलो होगा। ठीक है, फिर गुना करना है 15 नमा 135, अब बेटे 100 से भाग देना है। तो क्या आ जाएगा आप लोग के सामने, 24 माइनस 1.35। यदि इसको माइनस कीजिएगा मेरे दोस्त तो आपको के सामने जो उत्तर आ जाएगा 22.65%, यानी एकल छूट इसके बराबर हो जाएगा। समझ गए आप लोग, यानी एकल छूट जो हो जाएगा मेरे दोस्त इसके बराबर हो जाएगा। समझ गए आप लोग, ठीक है। ठीक है, यानी एकल छूट जो इसके बराबर आ जाएगा, तो आपके पास संख्याएं क्या था, 7200 था ना, यानी 7200 में यदि इसका परसेंटेज निकालिएगा मेरे दोस्त, यदि इसका परसेंटेज निकाल के इसमें अंतर कीजिएगा तो वही तो आप लोग का विक्रय मूल्य आएगा। तो यानी 2 जीरो यहाँ से चले गया। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं तो 5×4 = 20, 5×5 = 25, 5×3 = 15। अब 5 से देते हैं 5×2 = 10, तो 2 से एक बार में चले जाएगा, 2 से 36 बार में चले जाएगा। ठीक है, तो आप जिस प्रकार यहाँ देख सकते हैं मेरे दोस्त, गुणा करने के बाद नीचे भाग 10 है, तो कहीं ना कहीं ये दशमलव में आएगा आंसर। एक्चुअली आंसर नहीं आ पाएगा, ये दशमलव में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 36×453 बेटे 10 से विभाजित कर रहे हैं ना, तो क्या इकाई अंक पे जीरो आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, यानी कि ये दशमलव में उत्तर जाएगा। तो दशमलव में उत्तर एक ही उत्तर है ना, 0.0023 करेक्ट आंसर। ये सब तो पूर्ण पूर्णांक में है, 6400, 5600, 5472, लेकिन ये जो एक संख्या है ये दशमलव में है। तो इसीलिए बार बार आपको बोला जा रहा है कि ऑप्शंस को आप मद्देनजर रखते चलिएगा, क्योंकि 7200 का 2200 निकालना परसेंटेज, फिर उसमें माइनस करना, कहीं ना कहीं मेरे दोस्त ये थोड़ा सा जटिल वाला आंसर हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन से यदि आप एक नज़र ऑप्शंस की ओर रखते चलते हैं तो आप यहाँ से इजी भी आंसर दे सकते थे। क्यों दे सकते थे, क्योंकि इसका गुना करने के 10 से भाग दीजिएगा तो कहीं ना कहीं दशमलव के बाद उत्तर आएगा इसका। ठीक है,
समझ गए। तो दशमलव के बाद उत्तर आएगा तो ये संख्याएं में दशमलव जब घटेगा तो दशमलव में ही तो उत्तर आएगा, समझ गए। तो यानी उत्तर आप लोग के साथ 3 के साथ चले जाएगा। चलते हैं 11 नंबर प्रश्न की ओर। 11 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है सबसे छोटी धनात्मक भिन्न क्या है जो भिन्न इतना में जोड़ा जाए तो ये पूर्ण संख्या बनने के लिए तैयार हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले इसको ज्ञात करना होगा। 3 सतह इसको कटाइए, 3 सतह 21, 7 7 से ये कट गया ना, जी हाँ। तो 4 चौके 16, 4 चौके 16 हो गया। तो यहाँ से ये 2 चले जाएगा, 2 से ये 5 चले आ जाएगा, तो क्या बचेगा आप लोग के पास, तो 5 दूनी 6 बेटे 25। यानी ये कट छांट के बाद ये संख्याएं आया। तो इसको पूर्ण वर्ग बनाने, क्या ये एक से छोटी संख्याएं हैं, जी हाँ 100% ये एक से छोटी संख्याएं हैं। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसके आसपास पूर्ण वर्ग क्या हो सकता है, एक ही तो हो सकता है, यानी एक पूर्ण वर्ग है। तो इसको एक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो एक में माइनस कर दीजिए ना, एक में माइनस कर दिएगा तो 19/25 हो जाएगा। यानी कि 6/25 में 19/25 को आप जोड़िएगा तो इसका वैल्यू एक आ जाएगा, और एक एक पूर्ण संख्याएं हैं, तो ये 19/25 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। समझ गए, ठीक है। चलते हैं 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है कि सलमान और विवेक ने मिलकर एक व्यवसाय में 45,200 रुपये का इन्वेस्ट किया। वर्ष के अंत में 16,000 के कुल लाभ में से विवेक का हिस्सा 6400 था। तो इसमें निवेश किए गए जो इसमें धन था, इसके बीच का अंतर क्या था, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यानी क्या समय अलग अलग इन्वेस्ट किया, जी नहीं, एक ही समय पे इन्वेस्ट किया, वर्ष के अंत में, यानी कि 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया था, या बोल सकते हैं 12 मंथ के लिए ये इन्वेस्ट किया था। ठीक है, तो विवेक का हिस्सा क्या आया, 6400। यदि विवेक का हिस्सा 6400 आ गया मेरे भाई, 16,000 में 6400 विवेक का हिस्सा आ गया, तो क्या मैं पूछ सकता हूँ सलमान का हिस्सा क्या होगा इसमें, तो सलमान का हिस्सा इसमें आप माइनस कर दीजिए। अरे माइनस करना होगा तो माइनस करने के बाद क्या आएगा आप लोग के सामने, 9600। यानी ये 9600 और 6400 ये लाभ का अनुपात है, लाभ का अनुपात है मेरे दोस्तों। आपको हम साझेदारी में एक बताए थे, एक नियम बताए थे मेरे दोस्त, कि जैसे मान के चलिए कि ये कोई भी इन्वेस्ट दो धन कर रहा है, 2 और 3 के अनुपात में कोई धन इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, यानी 2000 और 3000 इन्वेस्ट कर रहा है। यदि वर्ष समान है तो जो भी इसका लाभ होगा, ये जितना इन्वेस्ट किया था इसी के द्वारा बांटा जाएगा। समझ गए, यानी कि इन्वेस्ट किया गया धन यदि असमान है, अलग अलग है, और वर्ष यदि समान है, तो आपका लाभ जो बटेगा ना, वो जितना इन्वेस्ट किया था इसी के अनुपात पे बटेगा। तो यानी यहाँ तो वर्ष समान है, वर्ष से हमको कोई लेना देना नहीं है, यानी कि ये जो लाभ बटा होगा मेरे दोस्त, ये आपका इन्वेस्ट के अनुपात पे बटा होगा, निवेश के आधार पे बना होगा। तो इसका अनुपात क्या आ जाएगा, अरे इसका अनुपात क्या हो जाएगा, क्या आप बता सकते हैं, 23 तिया 96 और 23 दूनी 64, यानी 3 दू के धन के अनुपात में इसका बंटवारा हुआ होगा। क्यों हुआ होगा, क्योंकि वर्ष समान है, वर्ष समान रहने पे हम धन के अनुपात में ही लाभ को बांटते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी तो धन के अनुपात में होगा, जब वर्ष समान है ये तो धन के अनुपात में होगा, लेकिन टोटल धन है कितना आपके पास, 45,200। तो यहाँ से धन का अनुपात योग कितना है, 5x का वैल्यू 45,200 है, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 5×9 = 45 और 5 चौके 20, यानी कि 9,040 आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा ना, आ जाएगा। ठीक है, 9,040 x का वैल्यू आपको के सामने चले आया। तो क्या पूछा जा रहा था आपसे, उसमें निवेश के बीच का अंतर क्या है, तो अंतर क्या है दोनों में, ये 3x के रूप में इन्वेस्ट किया, ये 2x के अनुपात किया, यानी अंतर इसका x है। तो x का वैल्यू तो आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं 90,140, तो 90,140 राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। समझ गए, सिर्फ एक चीज आपको याद रखना मेरे दोस्त, कि यदि व्यवसाय में कोई भी धन निवेश किया, यदि निवेश असमान है, समय समान है, तो जो ये लाभ होगा ना, लाभ इसके निवेश के अनुपात में बांटा जाएगा। यानी कि ये जो अनुपात निकला ना, ये निवेश के अनुपात में ही बांटा गया होगा, तभी तो इसका 6400 निकला, लाभ इसका 9600 निकला। यानी ये दोनों का अनुपात जो होगा ये धन का ही अनुपात होगा, क्योंकि समय समान है। समझ गए, ठीक है। चलते हैं 13 नंबर प्रश्न की ओर। 13 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है कि एक लंब वित्तीय बेलन की वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 5280 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसके आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, यानी एक बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाता है, तो आप लोग जानते होंगे 2πr(h), इसका वैल्यू क्या दिया गया है, 5280। यानी बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यही तो होता है मेरे दोस्त, 2πr(h), इसका वैल्यू दिया गया है 5280, त्रिज्या भी दिया गया है, तो यहाँ से ऊंचाई निकल जाएगा। तो इसको यदि आप लोग यहाँ से सॉल्व कीजिएगा, पाई का वैल्यू 22/7 रखिए, त्रिज्या को आप 21 रखिए, ऊंचाई निकल जाएगा, तो हम आयतन यहाँ से इजी पे निकाल सकते हैं। तो 7 21 हो जाएगा,
11 से करते हैं तो 11 दूनी 22 चला जाएगा मेरे दोस्त, 11 चौके 44, 11 अठे 88, ये चलाएगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यानी बरचौक 48। तो ऊंचाई क्या निकला आपके पास, ऊंचाई 40 सेंटीमीटर निकला। सेंटीमीटर में निकला या मीटर में, क्योंकि सेंटीमीटर में निकला, क्योंकि सब सेंटीमीटर में दिया गया है, समझ गए यहाँ पर। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, आयतन पूछा जा रहा है। आयतन क्या होता है बेलन का आयतन, पाई आर स्क्वायर एच, अरे यही तो होता है ना बेलन का आयतन। तो पाई का वैल्यू रखिए आप 22/7 स्क्वायर, त्रिज्या क्या दिया गया था 21, 21 गुना 21, और 40 आप लोग का ऊंचाई था, यहाँ उस पर वैल्यू रख सकते हैं। तो कितना हो गया 27, तो यहाँ से 66 गुना 21 गुना 40 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए आप लोग, क्या समझ गए आप लोग। ठीक है, तो यदि आप इसका सॉल्व कीजिएगा मेरे दोस्त, तो 66 गुना 840 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी ये जीरो, तो इकाई अंक पे तो जीरो तो होगा ही, इकाई अंक पे जीरो तो होगा ही, लेकिन इकाई के बाद जो डिजिट होगा ना मेरे दोस्त, इकाई के बाद डिजिट जो होगा, यहाँ पे दो दो को है, दो दो को है ना, यानी कि 6 चौक 24, 4 आ जाएगा इकाई डिजिट पे, 40 आएगा, तो ये तो नहीं हो सकता है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब ऑप्शन आपके पास 50 और ये 55,440 बचा है। ठीक है, तो यदि आप इसको कैलकुलेशन करना चाहते हैं, बिल्कुल इजी वे करना चाहते हैं मेरे दोस्त, तो ऐसे कुछ मत कीजिए आप, 66 ना 6 से गुना कीजिए, जीरो 6 चौके 24, हाथ में 2, और 8 48 और 2 50, यानी 50 40, इसी में तो 50 40 प्लस होगा, तो क्या हो जाएगा आपके पास 55,440 हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर होगा 55,440। हालांकि इस जगह 4 तो यहाँ तो ऑप्शन था, यदि इस जगह नहीं रहता तो हम डायरेक्टली उत्तर यहाँ पे दे सकते हैं, लेकिन दोनों दो डिजिट समान है, इसीलिए हमको कैलकुलेटिव यहाँ पे करना पड़ा। ठीक है, समझ गए। यदि आप इसको गुना करने में सक्षम नहीं है, तो आप इसको एक काम कर सकते हैं, 11 गुना 6 भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 11 से गुना करना बिल्कुल आसान है, इसको आप कर सकते हैं, और 6 से यहाँ पे इजी वे कर सकते हैं। समझ गए, चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। 14 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक प्राकृत संख्याओं का गुणनफल 812 है, तो दोनों संख्याओं में बड़ी संख्याएं क्या होगी, आपको बताना है। तो दो क्रमागत धनात्मक प्राकृत संख्या, यानी कि एक यदि 2 हो सकता है तो दूसरा 3 हो सकता है, यदि एक 4 होगा तो दूसरा 5 होगा, यदि एक 56 होगा तो दूसरा 57 होगा, यदि एक 24 होगा तो दूसरा 25 होगा, यानी क्रमागत आगे वाला भाग दोनों का गुणनफल जो है ना 800 के बराबर है। यानी बोला जा रहा है कि एक संख्या x होगा और दूसरी संख्या x+1 ही तो होगा, यही तो क्रमागत है, इसका गुणनफल 800 के 12 के अनुपात में होगा। ठीक है, इसको यहाँ से हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे मेरे दोस्त, यहाँ से आप लोग कीजिएगा तो फिर आप लोग बहुत ज़्यादा डीपली में चले जाएगा, यहाँ से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इजी वे इसको नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट यहाँ से ऑप्शन की ओर चलते हैं, क्योंकि ऑप्शन से करना बिल्कुल आसान हो जाता है। यदि मान के चलिए सबसे बड़ी संख्याएं खोज रहा है ना आपके पास, सबसे बड़ी संख्याएं, यदि सबसे बड़ी संख्याएं 29 है, तो इससे छोटा वाला संख्या क्या होगा 28 होगा ना। अरे क्रमागत ही खोज रहा है ना, बड़ी संख्या जब 29 है तो इससे क्रमागत के पहले वाला संख्या है तो 28 होगा, क्या 29 गुना 28 करेंगे तो 812 के बराबर होगा जी, 100% हो जाएगा, यानी उत्तर आप लोग के सामने एक साथ चलेगा। ठीक है, समझ गए। अब यदि मान के चलिए ऑप्शन को यदि छांटना, यदि 24 है, बड़ी संख्या एक 24 है तो दूसरी संख्या 23 हो सकता है, तो क्या ये दोनों गुणा करने के बाद 812 होगा, नहीं, 3 दूनी 6, यानी 6 से ज्यादा 700 चले जाए, यानी ये नहीं हो सकता है। क्या 27 गुना 26 करेंगे, ये 2 दूनी 4, ये भी नहीं हो सकता है। क्या इसको गुना 41 से करेंगे, क्या ये होगा, ये भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 4 चौके 1600, ये बहुत ज्यादा हो रहा है मेरे दोस्त, ये भी नहीं हो सकता आपका। ठीक है, तो उत्तर आप लोग के साथ एक के साथ चलेगा ऑप्शन नंबर ए। समझ गए, यानी कि हर एक तरह प्रश्न को बनाना मेरे दोस्त, ये नहीं है कि प्रश्न को पढ़े आप लिखना चाहिए, हाँ दो धनात्मक धनात्मक प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल है तो यानी एक एक्स होगा, एक इस तरह नहीं करना है ना, प्रश्न को पहले सॉल्व कीजिए, इसके बाद देख लीजिए क्या है सेटिस्फाई, और इसके बाद आप उत्तर एक बार ऑप्शंस की ओर नजर जरूर डालिएगा, ऑप्शंस की ओर नजर डाल के ही प्रश्न को उत्तर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आधा दूर बनाते बनाते ही आपका उत्तर ऑप्शंस में साफ साफ स्पष्ट रूप से देखना चालू हो जाए। समझ गए, ठीक है, तो वहां आपको उत्तर निकालना मेरे दोस्त, आपको वहां सेटिस्फाई नहीं करना, प्रूव नहीं करना है कि हाँ हम टेंथ, जिस तरह टेंथ का एग्जाम देते थे ना आप लोग, तो 5 नंबर का जिस तरह देखते थे कितना लेंदी बनाते थे, उस तरह यहाँ नहीं करना, उसको किसी भी विधि से आप बनाइए, कोई भी विधि से आप बनाइए, उसको आंसर देना है, आंसर आ जाना चाहिए, आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, चाहे आप पेन उठाए अथवा नहीं उठाए, आंसर आ गया तो आप बाजी मार दिए। ठीक है, चलते हैं 15 नंबर प्रश्न की ओर। 15 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है जिसान 294 किलोमीटर 42 किलोमीटर पर घंटा की चाल से अगले 210 किलोमीटर इतना किलोमीटर चाल से और अगले 330 किलोमीटर जो दूरी तय करता है इतनी गति से चाल से करता है, तो पूरी यात्रा का औसत चाल क्या होगा, दशमलव के बाद आपको उत्तर देना। समझ गए, ठीक है, तो औसत चाल क्या हो जाता है, अरे औसत चाल क्या होता है, कोई भी चीज का औसत चाल निकालना है मेरे दोस्त, तो औसत चाल आप लोग कैसे निकालते हैं, तो औसत चाल क्या हो जाता है, यानी कुल दूरी, कुल कितना दूरी तय की और कुल समय कितना लगा, ऐसे ही तो निकालते हैं औसत चाल।
निकालते हैं ना, ठीक है। तो एवरेज औसत चाल क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, तो कुल दूरी कितना था 294, 210 और 330। एड यदि कीजिएगा मेरे दोस्त तो 0 0 ये 4 हो जाएगा यहाँ पे, 3 1 4 और 9 4 13 तो 3 हाथ में 1, 3 1 4 2 6 2 8, यानी कि 834 किलोमीटर कुल दूरी तय किया होगा। 834 किलोमीटर कुल दूरी तय किया होगा। समय कितना लगा होगा, 294 किलोमीटर जाने में कितना समय लगा होगा, यदि इसका चाल 42 किलोमीटर पर घंटा है तो यानी इसको इससे भाग देना पड़ेगा, भाग दीजिएगा तो 7 बार में जाएगा, यानी कि पहला दूरी जो तय किया होगा 7 घंटे में। इसी प्रकार दूसरा दूरी जो तय किया होगा ये भी 7 घंटे में किया होगा। इसी प्रकार तीसरा जो दूरी तय किया होगा मेरे दोस्त ये 5 घंटे में किया होगा, यानी इसे यहाँ आ गया। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा 834 बेटे 7 7 चौके 5 19, ठीक है। यानी दशमलव में आ जाएगा तो 19 चौके 76 हो जाएगा। 76 जैसे यहाँ चले जाएगा मेरे दोस्त, 76 यहाँ चले जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ 7, अरे बचेगा ना 19 चौके 76, तो आप नहीं जा सकते, यानी कि 19 या 57 जा सकते हैं, दशमलव आ जाएगा, यानी 43 के बाद दशमलव आ जाएगा। एक ही ऑप्शन में 43 के बाद दशमलव है, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। समझ गए, ठीक है। यानी 43.89 इसका एवरेज स्पीड चले आएगा। समझ गए आप, ठीक है। तो ये था प्रश्न मेरे दोस्त, 15 तक ही प्रश्न थे आप लोग के, मतलब बिल्कुल इजी वे सॉल्व करना, और बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसको कि जितने भी एग्जाम्स में बार बार रिपीट किए गए हैं, 2 बार 4 बार 5 बार पूछे गए हैं, उस सब प्रश्न को लेके आए हुए हैं, ठीक है। तो ये हो सकता है एनटीपीसी मेंस में भी देखने मिले आपको, या ग्रुप डी में भी देखने को मिले। ग्रुप डी में मैथ्स मेरे दोस्त कभी ईजी मत लीजिएगा मैथ्स को, क्योंकि मैथ्स इसमें भर भर के पूछे जाते हैं, ठीक है। समझ गए। तो कोई भी आप लोग को यहाँ से कोई भी मेरे दोस्त नोटिफिकेशन चाहिए या कुछ भी चाहिए तो आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होना होगा। जाके आप लोग डिस्क्रिप्शन के नीचे जस्ट लिंक दे देंगे टेलीग्राम चैनल का, वहाँ लिंक पे आप लोग क्लिक करके टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइएगा। जाके वहाँ से आपको छोटा से छोटा अपडेट मेरे दोस्त आपको वहाँ पे मिलता रहेगा, ठीक है। चलते हैं, सेशन पसंद आ गया मेरे दोस्त तो लाइक आप लोग जरूर कर दीजिएगा, जितने भी न्यू फ्रेंड्स हैं शेयर जरूर ही कर दीजिएगा। आप लोग अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। इससे बेनिफिट क्या होगा आपको कि कोई भी सेशन लेके आए मेरे दोस्त वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा नोटिफिकेशन के रूप में, चाहे वो जॉब रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन हो, A to Z आपको टेलीग्राम चैनल पे या चैनल पे मिलते रहेगा, ठीक है। तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके दबा दें, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं कोई और नेक्स्ट सेशन में मेरे दोस्त। जय हिंद।